हाल ही में जब तारिक रहमान पहुंचे थे चाइना, तब चाइना ने लगे हाथों एक प्रस्ताव डाल दिया बांग्लादेश के सामने। हालांकि तारिक रहमान ने अभी हाँ नहीं बोला है, लेकिन ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे हर हाल में कोशिश कर रहा है चाइना कि ये पूरा हो। लेकिन इसमें कुछ रोड़े हैं। एक सबसे बड़ा रोड़ा है म्यांमार। मैंने अभी हाल में आपको कहा था कि म्यांमार के राष्ट्रपति का भारत आना और फिर म्यांमार के राष्ट्रपति का अजीत डोभाल के साथ भी मिलना, ये बहुत बड़े संकेत हैं। म्यांमार के रास्ते चाइना अपना एक बड़ा मंसूबा साधना चाहता है, लेकिन भारत उसके लिए इलाज ढूंढ रहा है और भारत के लिए दो देश चाइना का पक्का वाला इलाज बनकर आ रहे हैं। एक है म्यांमार और दूसरा है जापान। जानेंगे आगे क्या चल रहा है। ये जो देश देख रहे हैं बांग्लादेश, लगभग यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था साल 2024 तक, लेकिन यहाँ फिर आरोप लगा यूएस के ऊपर और भी कई बाहरी शक्तियों के ऊपर कि यहाँ पर उथल पुथल मचा और इस उथल पुथल में शेख हसीना यहाँ से चली गई। लेकिन जो उथल पुथल मचा, इस उथल पुथल को अमेरिका या वो शक्तियाँ जो इसमें शामिल थी संभाल नहीं पाई और अब का सीन क्या हो रहा है, ठीक उसका उल्टा हो रहा है जो बाहरी शक्तियों के द्वारा सोचा गया था। यहाँ आकर शासन चला पाना ये आसान नहीं है। सुपर पावर को एक चीज समझ में आ गई है, ईरान के मामले में भी, बांग्लादेश के भी मामले में, कि आप कहीं दूर जाकर वहाँ छेड़छाड़ करके और फिर वहाँ अपना वर्चस्व कायम करके नहीं आ सकते हो। अभी बांग्लादेश और चाइना मिलकर कुछ ऐसे प्लान कर रहे हैं जिस प्लान से भारत के लिए भी टेंशन है और यूएस के लिए भी टेंशन है। लेकिन इन सब के बीच में भारत ने अब इलाज ढूंढा है। जापान की पीएम जो भारत आई है वो यूं ही नहीं आई है। जानेंगे इस बैठक में क्या हुआ है और ऐसा क्या कर रहा है चाइना। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। बांग्लादेश जिस तरीके से तारिक रहमान आए और तारिक रहमान के आने के बाद चाइना ने लगभग अब बांग्लादेश को अपनी तरफ झुका लिया है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि बांग्लादेश चाइना के साथ मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिश कर रहा है जो सीपेक का विस्तार होगा और सीपेक की ही तरह होगा। अब इसके अनुसार क्या हो रहा है, चीन ने ट्रांसनेशनल इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रस्ताव बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सामने रखा है। तारिक रहमान जब पहुंचे थे चाइना तो उनके सामने रखा गया कि हम एक कॉरिडोर बनाते हैं, जिस तरीके से सीपेक कॉरिडोर है उसी तरीके से एक कॉरिडोर। और ये कॉरिडोर कहां से कहां, कैसे से कैसे जाएगा, ये कॉरिडोर चीन से म्यांमार जाएगा, म्यांमार से बांग्लादेश होकर गुजरेगा और इसी तरीके से ये कॉरिडोर काम करेगा। यहाँ तक कि चाइना के जो राजदूत हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत भी चाहे तो भारत भी इस कॉरिडोर में जुड़ सकता है और इससे हमारा व्यापार व्यवसाय और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दिखलाने को ये दिखला रहे हैं कि ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस कॉरिडोर का फायदा भारत भी उठा सकता है। लेकिन इससे अलग ये कुछ ऐसा है जिसमें भारत को घिरने का और बांग्लादेश में परमानेंट तौर पर खड़े रहने का चाइना मौका देख रहा है। अब आपको लग रहा होगा फिर अमेरिका का क्या होगा। अमेरिका तो यहाँ अपना वर्चस्व बनाना चाह रहा था, उसका खेल तो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बांग्लादेश चालाकी से काम ले रहा है। बांग्लादेश चितगांव पोर्ट में अमेरिका को कह रहा है कि आप यहाँ पैसे लगाइए, आप यहाँ पैसे लगा कर इस जगह को एडवांस बनाइए। यानी यूएस के साथ बड़ा खेल हो गया बांग्लादेश में। खैर, लेकिन चाइना को बढ़त मिलनी शुरू हुई। अब इस चाइना के बढ़त को रोकने के लिए भारत को भी अकेले नहीं बल्कि कुछ देशों के साथ की जरूरत है। अभी देखने को मिल रहा है कि जापान की पीएम भारत आई, जिसको लेकर पीएम मोदी ने बहुत ही बढ़िया ढंग से शुरुआत की। इस वीडियो को सुनिए। योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, कोनिचिवा। इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी है। इतना ही नहीं, वे जापान के नारा प्रीफेक्चर से आती है, जो भारत जापान की
साचा बौद्ध विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले G7 समिट में मैंने कहा था कि वैश्विक उथल-पुथल के आज के माहौल में आपसी विश्वास हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है और मुझे गर्व है कि भारत जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। पिछले कई दशकों में यहाँ पर कुछ MOU वगैरह फाइनल हुए हैं। मैं देख रही हूँ कि भारतीय मीडिया में इन बातों का ज्यादा जिक्र नहीं होता है। जरूरी नहीं है हर न्यूज सनसनीखेज हो, लेकिन कुछ बेहद खास होती हैं और उनमें से एक है भारत और जापान की ये मीटिंग। भारत और जापान की इस मीटिंग में कई चीज फाइनल हो रही है। पहली चीज तो ये फाइनल हो रही है कि ये लोकल करेंसी में व्यापार करने की सोच रहे हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंसी को नहीं दिखा रहा है, यानी स्वतंत्र रूप से अपने व्यापार को बढ़ाएंगे ताकि भविष्य में भी कोई दिक्कत न हो। और ये एक और चीज की पुष्टि कर रहा है कि जापान भी अमेरिका से ज्यादा भरोसेमंद भारत को समझ रहा है। दूसरी बड़ी चीज है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इस वक्त जापान के लिए एक केंद्र बन गया है। जापान नॉर्थ ईस्ट में न सिर्फ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बल्कि इसको लेकर बहुत आक्रामक मोड में भी है। जापान की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में भी है। और नॉर्थ ईस्ट के सेक्टर में क्यों जाना चाहता है जापान? अभी अगर आप देखेंगे तो जापान भारत के पावर ग्रिड पर $492 मिलियन खर्च करने को तैयार है। इसके अलावे भारत के अंदर जापान करीब $12.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। अभी अगर बात करें 120 कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुए हैं इस बार की बैठक में, जो बहुत ज्यादा खास है। 150 कंपनियां जापान भारत इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा भी ले रही हैं। इस चीज को लेकर पीयूष गोयल ने भी एक बयान दिया था और पीयूष गोयल ने अपने बयान में कहा कि जापान और भारत बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के सेक्टर में। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि नॉर्थ ईस्ट और आसियान के देश एकदम से लगते जुलते हैं, गेटवे है नॉर्थ ईस्ट। ऐसे में जितना ज्यादा हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाएंगे, ये इलाका और भी ज्यादा डेवलप होगा और इस इलाके में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये तो आर्थिक कारण है जो बताए गए। जो रणनीतिक कारण है, रणनीतिक कारण 2-3 है। पहला कारण रणनीतिक है कि यहाँ पर जापान भारत के साथ मिलकर चाइना के नजदीक आकर चाइना पर दो तरफा दबाव बनाना चाहता है। दूसरी बड़ी चीज है मलक्का स्ट्रेट। ये वो इलाका है जहां जापान अपने आप को मौजूद रखना चाहता है। और तीसरी बड़ी चीज है अंडमान निकोबार। यहाँ भी जापान चाहता है कि वो एक भरोसेमंद साथी के साथ यहाँ मौजूद रहे। जब चाइना के साथ रिश्ते बिगड़े या मामला खराब हो तो जापान इन जगहों का इस्तेमाल कर सके। वैसे जिस तरीके से बांग्लादेश और चाइना के बीच में गतिविधियां बढ़ रही हैं, वैसे में भारत के लिए जापान के साथ, म्यांमार के साथ अपनी गतिविधियों को तेजी से बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।